सियासतदान इस चीज़ को कैसे लेते हैं उसके ऊपर भी मैटर करेगा। अभी जमात इस्लामी का मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि शायद वो इसको चैलेंज करेंगे। अफरा साहब खटक साहब की मैंने खबर कहीं पढ़ी है कि शायद वो इस पर अदालत में गए। पीटीआई से कल शुएब साहब हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि उनकी जमात गौर करेगी कि हमने शायद इसको चैलेंज करना है। डिसाइसिव आपने अनाउंस अभी करना है कि आपने चैलेंज करना है या नहीं करना। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमने ये याद रखे, फिरौन और मूसा का जो किस्सा है ना, वो अभी शुरू होने वाला है। फिरौन के घर में मूसा पला था और मूसा ने फिरौन को तबाह किया था। यही वो होने वाला है। मुझे जो असल अफसोस है ना, इस मुल्क के साथ जो जुल्म हुआ है, देखिए आपकी इस मिसाल की मैं वजाहत भी नहीं पूछ सकता कि मैं बता देता हूँ। पूछा तो कंटेम्प्ट लग जाएगी, ना ही वजाहत करिएगा। ठीक है, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। देखिए, इस मुल्क में बड़े अरसे बाद यके बाद दीगरे 3 ऐसे जजेस आ रहे थे कि जो मेरिट पे किसी भी लिहाज से किसी से कम नहीं है। तीनों जज अच्छे, जिनका नाम था तीनों जज, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब और जस्टिस याहिया अफरीदी, तीनों कमाल के। उनकी आप बायोग्राफीज पढ़े सर, लेकिन उन तीनों के दरमियान में मतलब A+, अब उनमें जब हम तीनों को करते हैं तो पाकिस्तान का इस वक्त एक जज है जो इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट कहलाता है, वो है जस्टिस मंसूर अली शाह, जिसको दुनिया रिस्पेक्ट करती है। पाकिस्तान को छोड़ दे, जिसको दुनिया रिस्पेक्ट करती है, हमने उसको हटा दिया फॉर व्हाटएवर रीजन। या अफरीदी की भी इज्जत में कमी नहीं है। नहीं, मैं इक्वली गुड जज है। तीनों A+, मैटर ऑफ चॉइस, ठीक है ना। 99.99% है, लेकिन एक बंदा 99.9% है, तो ही इज स्लाइटली बेटर। इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट होना वो नहीं है, और कोई नहीं है, ये मंसूर अली शाह। एक चीज है, तो मुझे उसका अफसोस है। लेकिन देखिए, आपको पता है पाकिस्तान में 1996 के बाद से एक बात चलनी शुरू हुई थी कि जैसे जस्टिस मुनीर थे, जैसे जस्टिस नसीम हसन शाह थे, होना ऐसे चाहिए जुडिशरी के वो पॉलिटिशियंस की इन्वॉल्वमेंट से बाहर हो। जैसे आपने कहा ना, एग्जीक्यूटिव्स के अंडर ना हो, एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट हो, जिसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स। सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स मींस इख्तियारात की तकसीम है, अलग-अलग इन पावर्स का अलग है, इंतजामिया का अलग पावर्स मुझे आप ना कंट्रोल करें। अब वो चीज आई थी, ये 18th अमेंडमेंट में 2010 में भी ये बात चली थी, जिसको अगर आप मार्च 2010 का अगर आप एक इंटरव्यू तलत साहब के और इमरान खान की देख लें, इसी पॉइंट पे इमरान खान का यही पॉइंट था कि आप कैसे उन जजेस को एग्जीक्यूटिव के अंदर ला सकते हैं कि जो वो कर ले। ये चीज इन प्रिंसिपल डेमोक्रेसी के खिलाफ है, इन प्रिंसिपल। अच्छा, इस चीज को आपने खत्म करना है। अब बात क्या होगी, हो गई है ये केस, पीटीआई करे ना करे, मैं कर दूं आप कर दे, ये चैलेंज हो जाएगा। अब चैलेंज हो जाएगा तो उसका एक ही हल होगा, और वो हल मेरे लिहाज से भी यही है कि वो हल ये होगा कि वो जाएगा फुल कोर्ट। अच्छा कैनी साहब, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। ये तो है ना कि कौन कौन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, और इसके 1-2 इश्यूज़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को बैठ के तय करना पड़ेगा। बजाते खुद अभी तक ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना है कि कौन सा मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में जाएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील, वो एक थोड़ा सा उसमें थॉर्नी इशू है, सुप्रीम कोर्ट को उसके ऊपर राय देनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, ये सेल थ्रू कर देगा सुप्रीम कोर्ट? नदीम साहब, मेरे नज़दीक तो सबसे पहले मैं आइन की 2 शिकें पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि आइन का ही हवाला आर्ग्यूमेंट एंड डिबेट है, तो उसमें मैं 2 शिकें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के हवाले से पढ़ना चाहूँगा। एक है आर्टिकल 239(5) जो कहता है कि नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शेल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड व्हाट्सोएवर। और फिर सब आर्टिकल 6 ये कहता है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ हेयर बाय डिक्लेयर्ड that there is no limitation whatever on the power of the Majlis-e-Shura Parliament to amend any of the provisions of the Constitution. मेरे नज़दीक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज करने के हवाले से इससे ज्यादा वाज़ेह आइन की शिकें नहीं हो सकती कि होगा। नहीं देखिए, आपके लिखने के और आइन कहता है कर नहीं सकते, तो फिर आप कर लें रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, होगा, आप कर लीजिए। देखिए, वो एक अलग बात है। मैंने तो आपको नहीं, अब हुमायूं साहब मेरी गुजारिश है, एक तसव्वुर है, नहीं क्या नहीं साहब जवाब देंगे। एक तसव्वुर मौजूद है, एक तो इंटरप्रिटेशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का रूल है, और 63A की भी इंटरप्रिटेशन हुई थी ना, और रीराइटिंग हुई थी जो अभी भी तो दोबारा हुई है ना, वो टाइम बाउंड होने के बावजूद आप सर वो तो ये कोई मुनासिब बात तो नहीं, तो हुई है ना, तो गलत है ना, इसी सुप्रीम कोर्ट से हुई है। दूसरी को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, पहली पे आप गुस्सा कर रहे थे, तो दोनों तरीका कार गलत हुए हैं। नहीं सर, 63 दूसरी से टाइम बाउंड हो चुकी थी ना, टाइम बाउंड होने के बाद हुई है। 30 डेज की बजाय 30 डेज की बजाय मैं 45 सीट्स के केस के अंदर भी क्लॉक रोल बैक की गई है, मेरे नज़दीक गलत है। और 63A की तो बहुत ही ब्लेटेंट रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी। इस तरह था जैसे जजमेंट से आइन के अंदर एक सब आर्टिकल ऐड किया गया है, जिसकी हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं है पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत के अलावा। दूसरी बात यह है नदीम साहब कि जो भी बातें हो रही है ना कि पीटीआई इसको चैलेंज करेगी, ये करेगी,
मुझे वो दिन याद है इन्हीं शोज़ के ऊपर, इसके पैसेज से चंद दिन कबल, कि जब ये मुसवदा चेंज हो गया था तो मौलाना साहब ने जब कहा कि मैंने मेरी एफर्ट से अब ये मुसवदा इस स्टेज से पहुंच गया, तो पीटीआई ने भी उसको थोड़ा सेलिब्रेट किया। तो उन्होंने कहा था जी हमें अब इस मुसवदे पे कोई खास एतराज़ नहीं है और हम मौलाना साहब के मशकूर हैं, वो हमारे साथ खड़े हुए और आज मुनसब गौहर साहब साथ साथ खड़े रह के खुश होते हैं। ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि हम वोट एहतजाजन नहीं डाल रहे मगर अदरवाइज मुसवदे से हमें मेजर इशू नहीं है। ये बात यहाँ पे सामने रखना बड़ी ज़रूरी है जब ये कल चैलेंज करने का सोचें। तीसरी बात, इनके यू टर्न्स की इंतहा कोई नहीं है। तीसरी बात यह है कि उसी आइन के मुताबिक जब स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनी चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए, तो उस दिन पीटीआई ने नाम दिए। अली जफर साहब का नाम सेनेट से दिया, गौहर अली खान और साहिबजादा हामिद रजा का नाम नेशनल असेंबली से दिया और अगले दिन कमेटी की मीटिंग बॉयकॉट कर दी। तो हुमायूं साहब जो आज एक लॉजिक पेश कर रहे हैं कि जी हमारे नज़दीक ये चीफ जस्टिस इसलिए होने चाहिए थे, काश कि वो यही लॉजिक उस कमेटी के अंदर जाके पेश करते जिसमें उनको वहां पे लाने के लिए एक दफ़ा एक एफर्ट भी की गई। मीटिंग को मुलतवी करके गौहर अली खान साहब को स्पीकर चेंबर में बुला के उनसे गुजारिश की गई कि आप इस अमल का हिस्सा बने। अब यहाँ पे आके बातें कर रहे हैं, चाहिए था वहाँ इन राइटिंग अपनी राय देनी चाहिए। जी बिल्कुल, जाकर अपनी राय देते, मगर इनसे हमेशा इन्होंने फिलिस्तीन की कॉन्फ्रेंस का भी बॉयकॉट किया, आज इसका भी बॉयकॉट किया। तीसरी बात मैं ये जरूर करना चाहूंगा नदीम साहब, जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन के ऊपर देखिए, ये तासुर देना कि कोई एग्जीक्यूटिव की इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस आ गई है नहीं जी। देखिए, नंबर 1 पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव में तफरीक की जाए। नंबर 2 जुडिशल कमीशन के अंदर आज भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने जजेस की तैनाती करनी है, उसके चीफ जस्टिस जो है उसके सरबराह चीफ जस्टिस हैं, उसके अंदर 3 सीनियर मोस्ट जजेस, उनके बाद सुप्रीम कोर्ट के हैं, पाकिस्तान बार के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, 2 अपोजिशन के मेंबरान हैं, 2 ट्रेजरी के मेंबरान हैं, फेडरल मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल भी, जी अटॉर्नी जनरल भी। मगर हुकूमती अरकान या ट्रेजरी के अरकान को अगर आप देखें तो वो आज भी उस कमीशन के माइनॉरिटी के बेंच साजी में हुकूमत का कोई नहीं, और बेंच साजी करेगी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कौन बनाएगा? अब आप सुन लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कौन बनाएगा? नहीं, नंबर 1 आज भी हुकूमती वहां पे अराकीन या ट्रेजरी अराकीन जजों की तैनाती का मामला और है, जुडिशियल कमीशन के अंदर बैठ के बेंच की कंपोजिशन तय करना मामला और है। बेंचेस नहीं बनाएंगे। देखिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कौन बनाएगा? सर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए जो जजेस जेसीपी तैनात करेगा वो जजेस खुद उसके बेंचेस कौन तैनात करेगा? ये जुडिशियल कमीशन जिसके अंदर जजेस आज टाइम टू टाइम गुजारिश सुन लीजिए, यही तो इशू है जो आज भी 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, 2 आपके ऑपोजिशन के मेंबरान होंगे, 7 ये होंगे। उसके बाद आपके पास पाकिस्तान बार तो तफसील की बात है। नहीं सरकार उसके अंदर बैठ के बेंच की तैनाती के लिए तरीकाकार भी और बेंचों की तैनाती किसने करनी है वो भी तय करेगी। मेरी गुजारिश नहीं, देखिए जुडिशियल कमीशन करेगा जिसके अंदर बैलेंस मौजूद है और बिल्कुल होना चाहिए। पॉलिटिकल लोग बैठ के बेंचों की तैनाती नहीं करेंगे, जजेस का तयन करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुनेंगे और फिर वो केसेस और वो बेंचेस फिर वो जजेस खुद बनाएंगे। सर यही तो बात है ना, यही तो मुतादम है। सर देखिए, इस पे आप देखिए मेरे नजदीक जुडिशियल कमीशन के अंदर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन जरूरी थी। आज पार्लियामेंट्री जजेस की तैनाती के हवाले से जो आपने रिफॉर्म की है मैं उसको सपोर्ट करता हूं। सर ये भी जजेस की तैनाती ही है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। की कंपोजिशन में आपका रोल, बेंचेस की कंपोजिशन नहीं है, ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस का असूल के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए करेगा। आगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए, अच्छा इसकी वजाहत इनसे पूछ लेते हैं। मैं समझता हूं जो साथ सर एक मैं सिर्फ टेक्निकल पॉइंट कि अगर जुडिशियल कमीशन एक फैसला करता है कि ये 8 या 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुनेंगे तो उनके 3 सीनियर मोस्ट जजेस फिर आगे बेंचेस खुद बनाएंगे। ये जुडिशियल कमीशन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जब आप जजेस की प्रोग्रेस रिपोर्ट वहां डिस्कस करेंगे, उनको वार्निंग देंगे और पहले टाइम देंगे और उसके बाद फिर भी वो नहीं इंप्रूव करते तो फिर आपका रेफरेंस उधर आप भेजेंगे। ये रेफरेंस तो 209 के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि इफ द जज इज नॉट एबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी एज अ जज इफ ही इज फिजिकली और मेंटली नॉट फिट, तो रेफरेंस तो वैसे भी जा सकता था। इससे जुडिशरी को अंडरमाइन करने की कोशिश है, अंडर प्रेशर रखने की है कि जब आपने उनकी रिपोर्ट, जब 10 फैसले आपके खिलाफ आएंगे तो उनकी रिपोर्ट 100 में से 100 आएगी। मुझे बता दें नदीम साहब, मैं आपके फैसले आपके खिलाफ करूं, आपके बीइंग एग्जीक्यूटिव, तो क्या आप मुझे फूलों के हार पहनाएंगे? फेल करेंगे मुझे। फेल करेंगे। तो मैं समझता हूं कि किसी भी मुल्क के अंदर जहां आजाद अदलिया नहीं वहां रूल ऑफ लॉ नहीं है, और जहां रूल ऑफ लॉ नहीं है वहां सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, वहां मुल्क और कौम तरक्कियां नहीं करते जहां पे आजाद अदलिया नहीं है। मैं समझता हूं कि अदलिया को भी अपने डोमेन से बाहर नहीं जाना, हम ये भी डिमांड करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप उसको देखिए, पार्लियामेंट का काम लेजिस्लेशन है ना, ये नहीं है कि आप उस तीसरे इदारे के इख्तियारात भी खुद ले लें।
शुक्र है कि ये नहीं हुआ, शुक्र है कि ये नहीं हुआ इस अमेंडमेंट के अंदर कि मेरे बिलाल भाई ये कह देते कि पार्लियामेंट से कोई 17 सुप्रीम कोर्ट के जज, 17 इधर से ये भी जज ले लिए जाए, ये नहीं शुक्र हुआ। तो मैं समझता हूं कि ये इस्लामाबाद बाहर जाएगी सुप्रीम जुडिशरी, इस्लामाबाद बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हम भी डिस्कशन इस पे हमारी भी जा रही है, गौर कर रहे हैं। तो एक लास्ट मिनट है सर, हुमायूं साहब लंबा जवाब नहीं चाहिए आपको। इमरान खान की क्या उसको रिलीफ मिलने का इम्कान है? लास्ट मिनट। देखिए, रिलीफ को छोड़, इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन मैं 2 पॉइंट करूंगा, एक खत्म करूंगा जल्दी। बिलावल भुट्टो साहब ने खुद तकरीर की कि मुझे भी पता नहीं था कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं बनाएंगे। तो ये डिसीजन कहाँ हुआ है जब वो खुद कहते थे आखिर वक्त ये जवाब दुरुस्त नहीं है उनका, क्योंकि सारी हुक्मरान जमातों का पहले दिन से क्लियर था, 12 जुलाई के फैसले के बाद। वो झूठ बोल रहे हैं या बिलावल भुट्टो साहब झूठ बोल रहे हैं, जवाब उनका दुरुस्त नहीं है। ठीक है। रियासत अली आज़ाद साहब, हुमायूं अहमद साहब और बिलाल अजहर कियानी साहब, हमें आपने ये किसी ने नहीं बताया कि डील क्या हुई है। हुमायूं साहब भी तकरीरें करके निकल गए, आपने हमें नहीं बताया, लेकिन अगले प्रोग्राम के लिए इसको रखते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।